जय हिंद। हम इस लेक्चर में क्लास 12th का फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले हम इसका 3 लेक्चर कर चुके हैं और आज हम इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे क्लास 12th के फिजिक्स का पहला चैप्टर, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसके जो 3 लेक्चर लिए हुए हैं वो बेसिक मैथ का है। हमको फिजिक्स पढ़ने के लिए कुछ मैथ पढ़ना पड़ता है। 12th क्लास का कुछ मैथ है, उसमें कुछ 11th क्लास का मैथ है, तो वो सभी हमको पढ़ना पड़ता है, तब जा कर के हमको 12th का फिजिक्स अच्छे से समझ में आता है। क्योंकि कहीं कहीं मैथ का इसमें यूज होता है जो 12th का मैथ है, तो इसलिए हमको पढ़ना पड़ता है। तो आप पहले मैथ वाला वो लेक्चर देख लीजिएगा, उसके बाद इसको शुरू कीजिएगा। आज हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो इसमें इतने टॉपिक हैं, आपको दिख रहा है। परिचय आ गया सबसे पहले, उसके बाद विद्युत आवेश आ गया कि विद्युत आवेश क्या होता है, चालक अचालक या कुचालक जिसको बोलते हैं वो क्या होता है, विद्युत आवेश के मूल गुण क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, आवेशों की योज्यता के बारे में पढ़ेंगे, आवेश का संरक्षण क्या होता है, आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, कूलाम का नियम एक आएगा वो भी पढ़ेंगे, कूलाम के नियम का सदिश रूप पढ़ेंगे। देखिए, हम आपको मैथ वाले लेक्चर में जो हम मैथ पढ़ाए हैं बेसिक मैथ, उसमें सदिश पढ़ाए थे, तो यहाँ पे सदिश का नियम लगेगा। कूलाम के नियम का जो सदिश रूप बनेगा वहाँ पे सदिश का नियम लगेगा, तो उसको पढ़ना भी जरूरी है, तो तभी आपको चैप्टर समझ में आएगा। यहाँ पे आएगा सदिश का नियम, ये समझने के लिए आपको बेसिक मैथ वाला पढ़ना पड़ेगा लेक्चर। उसके बाद विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमको पढ़ना है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में पढ़ना है, विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ना है। विद्युत बोले या वैद्युत बोले, दोनों बात ही एक ही है, ठीक है। तो देखिए, वैद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ना है, वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ना है, सतत आवेश वितरण के बारे में पढ़ना है, गाउस नियम के बारे में पढ़ना है और गाउस नियम के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ना है। इसी में गाउस नियम के अनुप्रयोग में ही आ जाएगा सरफेस पे जो किसी गोले के सरफेस पे इतना चार्ज है तो इतना दूरी पे कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, ये सभी इसी में आएगा गाउस के नियम के अनुप्रयोग में। तो आज हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे। आज हम इस लेक्चर में कोशिश करेंगे कि परिचय से लेकर के आवेशों के क्वांटीकरण तक का जो टॉपिक है इसको क्लियर कर दिया जाए। उसके बाद बचेगा कूलाम का नियम। तो ये सभी बड़े बड़े टॉपिक हैं, ये छोटे छोटे हैं, तो इसको आज एक ही लेक्चर में ख़त्म कर दिया जाए। देखिए, परिचय में आता क्या है। ईसा मसीह के जन्म के 600 वर्ष पूर्व, मतलब पहले, हम इसमें परिचय में पढ़ेंगे कि वैद्युत आवेश की उत्पत्ति क्या हुई, कैसे हुई, मतलब क्यों हुई। तो एक वैज्ञानिक थे, थेल्स। क्या नाम था बाबू, याद रखिएगा, थेल्स वैज्ञानिक थे जो ग्रीस के थे। ग्रीस एक देश है, वहीं के थे। तो इन्होंने इस आवेश की खोज की थी। माना जाता है ऐसा ही कि ग्रीस के एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था थेल्स। उन्होंने 600 ईसा पूर्व यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 600 वर्ष पहले क्या किए थे, आवेश का खोज कर दिए थे। कैसे खोज कर दिए थे, तो उन्होंने देखा था कि जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है, एक अंबर पदार्थ था और एक कॉटन था, मतलब कि इसे बोल सकते हैं कि रेशम था। तो अंबर था और रेशम था, इन दोनों को जब रगड़े थे तो जो अंबर नामक पदार्थ था वो छोटे छोटे हल्के हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने लगा था। मान लीजिए ये अंबर नामक पदार्थ है, अगर हम इसको रगड़ दिए इसे, किससे, तो मतलब कि उससे क्या कहते हैं, रेशम से, तो इसे रगड़े ना तो इसमें आवेश आ गया। अब ये आवेश क्या कर रहा था, अगर छोटा सा पेज का टुकड़ा था ना तो ऐसे चिपका रहे थे तो इसमें चिपक जा रहा था रगड़ने की वजह से। तो वहीं से आवेश की उत्पत्ति हुई। इन्होंने आवेश को खोजा था। कौन वैज्ञानिक थे, याद रखिएगा, थेल्स नामक वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो ग्रीस एक देश है, वहीं के वैज्ञानिक थे। और कब खोज किए थे, तो ईसा मसीह के जन्म के 600 वर्ष पहले। वैसे ये एग्जाम में नहीं आता है लेकिन याद रखना चाहिए आप लोगों को। तो ये वैज्ञानिक जो थे ये आवेश का खोज किए थे। अब खोज कैसे किए, देखिए कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, एक अंबर नामक पदार्थ है और एक रेशम, तो जब इन दोनों को रगड़ा जाता है तो इनमें आवेश आ जाता है। बस यही देखे थे। मतलब जो अंबर नामक पदार्थ था वो किसी छोटी हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ चिपकाने लग रहा था, खींचने लग रहा था, पास ले जाने पे खींचने लग रहा था, तो वहीं से आवेश की उत्पत्ति हुई। ये अभी नहीं बता पाए कि ये आवेश है, लेकिन ये खोज दिए थे ना, तो इसलिए इन्हीं के नाम पे मतलब मालूम चल जाता है कि आवेश की खोज इन्हीं ने किया था, थेल्स नामक वैज्ञानिक ने। चलिए देखिए, अब क्या हुआ कि आगे कुछ समय बढ़ता गया,
अब ऐसा हुआ कि कई वैज्ञानिक जो है ये तो बस अंबर को रगड़ करके ऐसे देखे थे। अब कई वैज्ञानिक जो थे ना और अलग अलग प्रयोग करने लगे, सब खुराफाती दिमाग लगाने लगे। कोई है जो कांच के छड़ को रेशम में रगड़ रहा था, कोई जो है प्लास्टिक के छड़ को बिल्ली के खाल में रगड़ रहा था। तो ऐसे करने से ये जो छड़ें थी ये आवेशित हो जा रही थी और इन सभी छड़ों को किसी हल्की वस्तुओं के पास ले जाने पे ये उसको आकर्षित कर रही थी, खींच रही थी अपनी ओर। ठीक, मतलब जैसे देखिए अगर कांच का छड़ ले लें और रेशम के कपड़े से रगड़ दें तो उसके बाद उसको अगर किसी छोटे छोटे पेज के टुकड़े के पास ले जाएंगे तो छोटे छोटे पेज के टुकड़े इस छड़ में चिपकने लगेंगे, खिंचा खिंचा करके चिपकने लगेंगे, आकर्षित होने लगेंगे। ठीक, तो ये कांच के छड़ के साथ भी हो रहा था, प्लास्टिक के छड़ के साथ भी हो रहा था। तो यहाँ से पता चला, जब देखा गया ये सब तो पता चला कि ये क्या है, आवेश है। अब आवेश क्या है, तो आवेश राशि एक है, क्वांटिटी है। जैसे हम लंबाई को मापते हैं, लंबाई को मापते हैं कितना लंबा है, वैसे आवेश है, मतलब कि खींचने की एक क्षमता को माना जा सकता है आवेश। जैसे ये हम छड़ को रगड़ रहे हैं रेशम से तो ये छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित कर ले रहा है। जितना आवेश आ जाएगा उतना भारी वस्तु को अपनी तरफ खींच लेगा, तुरंत खींच लेगा, मतलब खींचने की क्षमता ये आवेश है। अभी इसका परिभाषा बताएंगे तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा आपको। देखिए, तो ये आवेश है, ऐसा मतलब एक राशि बनाया गया। अब कैसे बनाया गया, अब इसमें देखा गया आवेश दो तरह का होता है। ये पता कैसे चला, देखिए आवेश दो तरह का होता है। एक वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने बताया था कि आवेश दो तरह का होता है, एक ऋणावेश और एक धनावेश। पहले जब हम क्या किए थे, एक कांच का छड़ लिए थे, कांच का क्या लिए थे बाबू, छड़ लिए थे और इसको रेशम के कपड़े से रगड़े थे। यही नहीं किए थे, रेशम के कपड़े से रगड़ लिए थे, इस पे आवेश आ गया था। हम फिर एक और कांच का छड़ लिए, उसको भी रेशम के कपड़े से रगड़े और उसमें भी आवेश आ गया, उसमें भी क्या हुआ बाबू, आवेश आ गया। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या होगा। अब जब आवेश आ गया, इन दोनों पे आवेश आ गया तो इन दोनों छड़ों को एक धागे से बांध करके लटका दिया गया। क्या किया गया, दोनों छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ करके, क्या चीज़ का छड़ है, कांच का छड़ है, कांच का छड़ समझते हैं ना, तो दोनों को रगड़ करके रेशम से और धागे से लटका दिया गया। अब जब लटकाया गया तो देखा गया कि दोनों छड़ियाँ जो है ना एक दूसरे से दूर धकेला रहे हैं, सब एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं सब। मान लीजिए ये दोनों छड़ हैं तो इसे टांग दिया गया तो अपने आप ही दूर हट रहे थे सब, एक दूसरे से पास नहीं जाना चाह रहे थे। ठीक, तो ये देखा गया ऐसा गुण। फिर देखा गया कि अगर प्लास्टिक के छड़ को हम रगड़ के बिल्ली के खाल से अगर हम प्लास्टिक के छड़ को रगड़ के ला रहे हैं इस पे, तो क्या हो रहा है, अगर प्लास्टिक का छड़ यहाँ पे रगड़ के टांग दे रहे हैं, यहाँ पे एक कांच का छड़ हटा दिए, एक कांच का छड़ वैसे ही छोड़ दिए, फिर यहाँ पे प्लास्टिक के छड़ को लटका दिए, तो जब ऐसा किया गया तो देखा कि अभी दोनों छड़ियाँ जो हैं एक दूसरे से चिपकना चाहते हैं। क्या क्या है, अब पहले था कांच का छड़ था तो दोनों एक दूसरे को दूर हटा रहे थे सब। अब देखा गया कि ये वो प्लास्टिक का छड़ लगा दिया गया, किससे रगड़ करके, तो बिल्ली के खाल से, खाल समझते हैं ना, उसके चमड़ा से, तो रगड़ करके और दोनों छड़ को लटका दिया गया। एक कांच का छड़ है जिसको रेशम से रगड़ा गया, एक प्लास्टिक का छड़ है जिसको बिल्ली के खाल से रगड़ा गया। अब इन दोनों को रगड़ करके लटका दिया गया। अब देखा गया अब दोनों आकर्षित हो रहे हैं सब, एक दूसरे की तरफ चिपक रहे हैं सब, एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो रहे हैं सब, ये देखा गया। तो इन दोनों घटनाओं को देखते हुए, ये दोनों जो घटनाएं हो रही थी इनको देखते हुए हमको ये पता चला कि आवेश दो तरह के होते हैं। यही प्रयोग जो था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, जो हमने यहाँ पे आपको दिखा दिया। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे यही प्रयोग किए थे और इसी आधार पे उन्होंने बताया था कि आवेश दो तरह का होता है, आवेश एक राशि है और ये दो तरह का होता है। कितने तरह का, दो तरह का होता है। एक बताए थे कि ऋण आवेश होता है और एक बताए थे कि एक धनावेश होता है। ठीक, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक निगेटिव चार्ज होता है। अभी ये कैसे आया आवेश, इसके बारे में भी अभी डिस्कस करेंगे। देखिएगा आवेश कैसे आया, पहले समझिए कि ये प्रयोग क्या है। तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन प्रयोग किए थे। अब वो मान लिए कि देखो कांच के छड़ पे प्लस आवेश था, ठीक, प्लस आवेश था और इस पे निगेटिव आवेश था, यानी कि प्लास्टिक के छड़ पे निगेटिव आवेश था। ऐसा मान लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन, ऐसा मान लिए। तो उन्होंने कहा, देखो उन्होंने कहा
कि जब दो विपरीत आवेश एक दूसरे के पास आते हैं तो चिपकते हैं, आकर्षित होते हैं, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। और जब सजातीय आवेश मतलब समान आवेश एक दूसरे के पास आते हैं तो एक दूसरे को धक्का देते हैं। समझ रहे हैं? तो ऐसे ही होता है, जब अलग अलग विपरीत आएंगे तो आकर्षित होंगे। जैसे आप अगर लड़का को देखेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन कोई लड़की अगर आप देख लिए तो आप एकदम वो हो जाएंगे। तो वही यहाँ पे भी होता है, विपरीत जो आवेश होते हैं सब वो क्या होता है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। प्रकृति का नियम है, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और जबकि जो सजातीय आवेश होते हैं एक दूसरे को दूर हटाते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। बस इतना ही यहाँ पे नियम था। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे यही किए थे। अब कहे देखो, अगर हम ये कांच का, ये क्या है, प्लास्टिक का छड़ है, इस पे माइनस चार्ज है, और ये कांच का छड़ है। कांच के छड़ को किससे रगड़े थे, तो कांच की छड़ को रगड़ने के लिए हम रेशम के कपड़े का यूज किए थे। ये रेशम का कपड़ा है, ठीक। और इस प्लास्टिक के छड़ को रगड़ने के लिए हम क्या किए थे, तो इसको हम बिल्ली के खाल से रगड़े थे। हम बिल्ली, हमको नहीं बनाने आता है, मान लीजिए ये बिल्ली है, ठीक, ये बिल्ली हो गई, तो ये बिल्ली हो गई, इसके खाल से इसको रगड़े थे, और ये रेशम के कपड़े से कांच को रगड़े थे। तो कहे देखो, अगर हम देखें इस कांच के छड़ को इस धागे से छुड़ा लिए, और प्लास्टिक के छड़ को, और ले जा कर के क्या किए, इस रेशम के कपड़े के पास ले गए, तो देखिए कि ये दोनों भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। इसका मतलब कि इसमें माइनस चार्ज है। कैसे कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन बताए थे। तो जब ले गए इसके पास तो देख रहे हैं कि ये दोनों भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। इसका मतलब कि ये कांच का छड़ तो प्लास्टिक का छड़ तो पहले से ही ऋणावेशित था, मतलब इस पे ऋणात्मक चार्ज था, और इस पे क्या है, इस पे भी ऋणात्मक है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। समान समान प्रतिकर्षण करेंगे, और असमान जो रहेगा आकर्षण, यानी चिपकेंगे। तो ये दोनों एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश कर रहे थे, रेशम का कपड़ा और प्लास्टिक की छड़। ठीक वैसे ही क्या किया, अब इसका जो कांच की छड़ थी इसको क्या किए थे, रेशम के कपड़े से रगड़े थे। अब इस कांच के छड़ को धागे से छुड़ा लिया, ले जाके बिल्ली के खाल के पास ऐसे देख रहे हैं, तो देख रहे हैं कि ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। इसका मतलब कि बिल्ली के खाल में कौन सा आवेश आ गया था, प्लस आवेश आया कि नहीं आया। देखिए ये प्रयोग धीरे धीरे समझिए क्या हुआ था। पहले दोनों कांच का छड़ लटकाए थे तो दोनों पे आवेश एक जैसा था, इसलिए वो दोनों दूर हट रहे थे। लेकिन जब प्लास्टिक का लटकाए तो इस पे दोनों पे आवेश अलग अलग आ गया, इसलिए दोनों एक दूसरे को आकर्षित करने लगे। इससे वह निष्कर्ष निकाले कि जब आवेश एक समान होता है तो क्या होता है बाबू, प्रतिकर्षण होता है। और जब आवेश अलग अलग हो रहा है तो एक दूसरे से आकर्षण हो रहा है, यही हो रहा है। तो यहाँ से निष्कर्ष निकाले थे। अब क्या किए, अब और प्रयोग को आगे बढ़ाए, क्या कहे देखो, ये कांच का छड़ ले गए इस धागे से छुड़ा करके और बिल्ली के पास ले गए, जिस बिल्ली से इस प्लास्टिक के छड़ को रगड़े थे, इस बिल्ली के पास ले गए, इसके खाल से थोड़ा सा चिपकाए। तो देख रहे हैं कि ये दोनों भी एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, सब पास आने की कोशिश नहीं कर रहे हैं सब। इसका मतलब कि बिल्ली के खाल पे भी वही आवेश है, सजाती वही समान आवेश है, ठीक। ऐसे ही प्लास्टिक का छड़ यहाँ पे लाए तो ये एक दूसरे को भी प्रतिकर्षित कर रहे थे। इसका मतलब रेशम के कपड़े पे भी ऋणावेश है और प्लास्टिक के छड़ पे भी ऋणावेश है, यही है ना। तो यहाँ से ये देखिए कि अगर मान लो हम एक कांच का छड़ लें और एक रेशम का कपड़ा, मान लीजिए कोई भी ये मान लीजिए ये रेशम का कपड़ा, इस पे रेशम है, इस डस्टर पे रेशम है, तो ये कांच का छड़ है, ये रेशम है। अगर हम ऐसे रगड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक पे दूसरा आवेश आ रहा है और एक पे दूसरा। कैसे दूसरा देखिए, कांच की छड़ को रगड़े थे रेशम से रगड़े थे, और हम प्रयोग से पता कर लिए कि रेशम पे कौन सा चार्ज है, और पहले से हमको मालूम था कि कांच की छड़ पे प्लस है ना। तो कांच की छड़ पे पहले से प्लस था और इस पे माइनस था। जब ये इस पे मतलब कि प्लास्टिक के छड़ को यहाँ पे ले गए रेशम के कपड़े के पास, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे थे। प्लास्टिक पे पहले से माइनस था, इसका मतलब कि रेशम का कपड़ा भी माइनस चार्ज हो गया था, ठीक। तो मतलब कि जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है
जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो एक पे एक आवेश और दूसरे पे उसके विपरीत आवेश उत्पन्न होता है। जैसे यहाँ पे ये कांच का छड़ था, इस पे प्लस आवेश था और इस पे माइनस आया था। कांच की छड़ को रेशम से रगड़े थे तो कांच की छड़ पे प्लस और दूसरे पे माइनस। ठीक ऐसे यहाँ पे प्लास्टिक का छड़ था, प्लास्टिक के छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़े थे कि नहीं, और जब रगड़े थे तो इस प्लास्टिक के छड़ पे माइनस था और बिल्ली के खाल पे प्लस था। मतलब कि एक पे आवेश जो होगा उसका विपरीत दूसरे पे आ जाएगा। दो वस्तुओं को अगर रगड़ा जाता है तो दोनों पे आवेश आता है, दोनों वस्तुएं आवेशित होती हैं। इससे क्या निष्कर्ष निकला कि जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है आपस में तो दोनों वस्तुएं आवेशित होती हैं। ठीक, एक पे अगर प्लस आएगा तो दूसरे पे माइनस आ जाएगा और दूसरे पे प्लस आएगा तो पहले पे माइनस आ जाएगा। ऐसे ही होता है। ठीक, तो ये हो गया आपका आवेश समझाने का तरीका, वो बताए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब देखिए थेल्स और बेंजामिन फ्रैंकलिन के दिए हुए इस प्रयोग के आधार पे आवेश का परिभाषा बनाया गया कि आवेश एक्चुअली में है क्या, यानी चार्ज है क्या। तो अब देखा गया कि आवेश कुछ नहीं है, आवेश वस्तु का गुण है। क्या है? आवेश जो है वस्तुओं का गुण है कि जब वस्तुओं को रगड़ा जाएगा किसी चीज़ से तो वो किसी छोटे हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने लगेंगे। यही आवेश का गुण है। आवेश जो है वस्तुओं का गुण है। ठीक, जब किसी वस्तु को किसी दूसरे वस्तु से रगड़ा जाएगा तो वे जो है वस्तुएं छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने लगेंगी। यही आवेश है, यही वस्तु का गुण जो है आवेश कहलाता है। तो अब इसकी परिभाषा बनाई गई। इसकी परिभाषा क्या बनाई गई? इसकी परिभाषा बनाई गई कि आवेश, आवेश सबसे पहला हमारा टॉपिक है आवेश। इसकी परिभाषा क्या होती है? क्या बोले, देखो यहाँ पे आवेश का परिभाषा आता है। आवेश का परिभाषा क्या आया? आवेश का परिभाषा ये आया कि वस्तुओं का वह गुण जिसके कारण वह अन्य वस्तुओं पर, वस्तुओं का वह गुण जिसके कारण वह अन्य वस्तुओं पर वैद्युत बल आरोपित करती हैं, आवेश कहलाता है। इसका मतलब क्या है? जैसे देखिए हमने पहले प्रयोग में अपने क्या किया था, अपना जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसमें क्या किए थे, दो वस्तु को रगड़े थे। एक जो वस्तु था छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने लगा था। आकर्षित करने का मतलब खींच रहा था। जब आप किसी चीज़ को इसे खींचेंगे तो बल लगाएंगे कि नहीं? बल लगेगा कि नहीं लगेगा? आप किसी चीज़ को खींच रहे हैं, हुमच के खींचेंगे, ऐसा है ना, तो बल लगाएंगे तब जाके वो खिंचाएगा। ऐसे ही यहाँ पे ये वस्तु जो है छोटी छोटी वस्तुओं को ही खींच रहा है, खींचने का काम कर रहा है। ठीक, तो खींच रहा है यानी बल आरोपित कर रहा है, बल लगा रहा है छोटी छोटी वस्तुओं पर। और उस बल का नाम क्या होता है? उस बल का नाम होता है वैद्युत बल। क्या नाम होता है बाबू? वैद्युत बल या विद्युत बल इसको बोलते हैं। तो विद्युत बल क्यों? क्योंकि ये जो है आवेशित होने के कारण आया है। इस वस्तु का यह गुण जो है आवेशित होने के कारण आया है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे वैद्युत बल लिखा जाता है। तो बाबू वस्तुओं का वह गुण, इसका गुण ही है कि जब यह किसी वस्तु से रगड़ा जाएगा तो यह किसी छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने लगेगा, यही गुण है। तो वस्तुओं का वह गुण जिसके कारण वह किसी अन्य वस्तु पर, यहाँ पे मान लीजिए ये कागज का छोटा सा टुकड़ा है, ये छोटा सा टुकड़ा है और ये इसको खींच रहा है, तो वस्तु का, इस वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह इस वस्तु पर बल लगा रहा है, कौन सा बल? वैद्युत बल लगा रहा है। तो वस्तुओं का वह गुण जिसके कारण वह अन्य वस्तुओं पर वैद्युत बल आरोपित करते हैं, आवेश कहलाता है। ये गुण जो है आवेश कहलाता है। ठीक, तो ये आवेश की परिभाषा दी जाती है। आवेश जो होता है दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। ये कौन बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन बताए थे कि एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। यही बस बताए थे, ये बता के चले गए दोनों लोग। अब ये नहीं बताया कि ये आवेश आता कहाँ से है, आवेश की उत्पत्ति होती कहाँ से। अभी तक तो हमको समझ में आया आवेश है क्या, ये आवेश आया कहाँ से, ये हमको अभी तक नहीं समझ में आया। तो ये समझते हैं। देखिए आपको पढ़ाया गया होगा 9th में 10th में हर जगह पढ़ाया गया होगा कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। आवेश का मात्रक एक जगह लिख लीजिएगा, मात्रक इसका कूलाम होता है। अभी हम मात्रक डिराइव भी कराएंगे, ऐसे बस लिख लीजिए कूलाम होता है इसका मात्रक, कूलाम। देखिए तो ये हो गया आवेश इलेक्ट्रॉन पर। इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है और प्रोटॉन पर भी इतना ही आवेश होता है, बस वो प्लस में होता है,
बस वो क्या होता है, प्लस में होता है। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम उतना ही होता है। इलेक्ट्रॉन पर जितना माइनस में होता है उतना ही प्रोटॉन पर प्लस में होता है। तो दोनों अगर मिल जाएंगे तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अगर दोनों आवेश है, आवेश को जोड़िए तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे को जोड़ेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा। आवेश का मान पूरा जीरो हो जाएगा। अगर दोनों को एक साथ रख दिया जाए, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, ये दोनों एक साथ हैं तो इनका मान जीरो। इन दोनों पे मिलाकर के आवेश जीरो, लेकिन अलग अलग आवेश देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन पे -1.6 और प्रोटॉन पे +1.6 × 10⁻⁻19 इतना होता है। तो ये आपको क्लास 9 10th में हर जगह पढ़ाया गया होगा। अब चलिए देखते हैं आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है। आप जानते हैं कि कोई भी पदार्थ जो है किससे बना होता है, परमाणुओं से मिलकर के। ये पदार्थ है कोई, मान लीजिए एक ईंट है, ये किससे बना होगा, परमाणु से। छोटे छोटे परमाणु होंगे इस ईंट में, बहुत ज़्यादा परमाणु होंगे, परमाणुओं से मिलकर के ये ईंट बना हुआ है। अब इसमें क्या होगा, परमाणु एक हम निकालते हैं इसमें से एक ईंट में से एक परमाणु निकालते हैं। अब इस परमाणु को देखते हैं। अब इस परमाणु में अगर देखा जाए तो हम देखते हैं परमाणु की संरचना के बारे में। तो हमको पता चलता है परमाणु में दो चीज़ें होती हैं। क्या क्या दो चीज़ें होती हैं, तो एक जो होता है बीच में एक वो नाभिक होता है, परमाणु का नाभिक होता है, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का रास्ता होता है जिसको हम ऑर्बिट बोलते हैं, कक्ष बोलते हैं। तो एक क्या होता है, नाभिक वो होता है और इलेक्ट्रॉन का कक्ष होता है। ठीक, तो ये होता है, दो चीज़ें होती हैं। अब इसमें हम जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में दो चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। लेकिन हमको इस चैप्टर में बस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मतलब रखना है, न्यूट्रॉन से मतलब नहीं रखना है। पहले समझिए बस इतना कि नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इस नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगा रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है क्या कर रहे होते हैं बाबू, चक्कर लगा रहे होते हैं इस नाभिक के चारों तरफ। इतना हमको मालूम है। किसी भी परमाणु में ऐसा ही होता है। परमाणु की संरचना हम पढ़े हैं तो उसी में हमको मालूम चला है कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। इतना हम जानते हैं। चलिए, अब क्या होता है कि किसी भी उदासीन परमाणु में, उदासीन परमाणु का मतलब क्या हुआ, उदासीन परमाणु का मतलब ये हुआ कि न तो उस परमाणु से कोई इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर जाता है और ना ही अंदर आया है, तब जाकर के वो उदासीन परमाणु है। देखिए कभी कभी यही इलेक्ट्रॉन जो है कूद के बाहर ही भाग जाता है, और कभी कभी बाहर से इलेक्ट्रॉन इसमें कूद के अंदर आ जाता है परमाणु में। ठीक, तो अगर ऐसा ना हुआ हो तो वो उदासीन परमाणु है। या तो इलेक्ट्रॉन निकलना भी नहीं चाहिए परमाणु से, और परमाणु में इलेक्ट्रॉन बाहर से आना भी नहीं चाहिए, तब जाकर के ये उदासीन परमाणु है, न्यूट्रल एटम है। अब इस परमाणु में अगर उदासीन अवस्था में ये परमाणु है तो हम जानते हैं कि उदासीन परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। जो वो प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। इतना हमको मालूम है कि नहीं मालूम है कि जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु में होते हैं। अब होता क्या है, यहाँ पे परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या उदासीन अवस्था में तो सही होती है, बराबर होती है। और जब बराबर होगा तो जितना आवेश इलेक्ट्रॉन पे उतना आवेश प्रोटॉन पे, जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये दोनों एक दूसरे के साथे रहेंगे तो एक दूसरे के प्रभाव को ख़त्म कर देंगे। कहाँ से कि एगो माइनस है एगो प्लस है कि नहीं है। जितना ये माइनस है उतना ही ये प्लस। अब मान लीजिए दो आदमी हमारा हाथ पकड़ ले, एगो इधर से पकड़ ले एगो इधर से पकड़ ले, एगो उतना ही बल से इधर खींच रहा है एगो उतना ही बल से इधर खींच रहा है, तो क्या होगा, हम कहीं नहीं घसकेंगे, एकदम ऐसे ही खड़े रह जाएंगे। कहें कैसे कि हमारे ऊपर जो है दोनों बल जो है बराबर लग रहा है और विपरीत दिशा में लग रहा है, इसलिए हम यहीं पर रहेंगे। हो सकता है कि हमारा हाथ उखड़ जाए लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे अगर होगा तो क्या होगा, हम यहीं पे खड़े रहेंगे। काहे कैसे कि दोनों बल जो है एक इधर है एक इधर है, वैसे ये आवेश है, आवेश जो है एगो प्लस है एगो माइनस है, एक दूसरे के विपरीत है। तो जब ये दोनों एक साथ ही रहेंगे सब तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल कर देंगे, जीरो हो जाएगा। तो उदासीन अवस्था में परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर। इसका मतलब कि इसमें पूरा जो परमाणु का पूरा आवेश है वो जीरो होगा। जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, जितना निगेटिव चार्ज उतना पॉजिटिव चार्ज, तो खत्म है कि नहीं, दोनों एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे। तो ये इसमें किसी भी उदासीन परमाणु में आवेश जो होता है जीरो होता है। आवेश को दर्शाने के लिए हम क्यू का यूज करते हैं। क्यू
अब से हम जहाँ क्यू लिखेंगे समझिएगा आवेश लिखा गया है। तो आवेश को मान लीजिए, अब आवेश लिखेंगे तो बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा ना, इसलिए यहाँ पे हम सिंबल का यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं क्यू। तो क्यू से आवेश को दर्शाया जाता है, लिखा जाता है। अब चलिए, यह तो आपको समझ में आ गया, कोई भी उदासीन परमाणु क्या होता है, उस पर आवेश का मान 0 होता है। आवेश का मान कितना होता है? 0 होता है। किसी भी उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। ये आपको समझ में आया। चलिए देखिए, अब आवेश की उत्पत्ति होती कैसे है। अब ये जो है, ये मान लीजिए कांच का छड़ है। ये क्या है? कांच का छड़ है। और ये जो है रेशम है, इस डस्टर में रेशम लगा हुआ है। हम कांच का छड़ लिए, रेशम लिया, ऐसे खूब रगड़े, रगड़ते गए तो देखे कि ये जो है आवेशित हो गया, कांच का छड़ आवेशित हो गया। अब ये आवेशित क्यों हुआ? क्योंकि ये भी परमाणु से बना है। ये कांच का छड़, कोई भी पदार्थ परमाणु से बना होता है, तो ये कांच का छड़ भी परमाणु से बना हुआ है। ये रेशम का जो कपड़ा है, ये भी परमाणु से बना हुआ है, एटम से बना हुआ है। अब हुआ क्या? हुआ ये कि जब हम रगड़ते गए, इसको रगड़े, तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन, इस कांच के छड़ में से कुछ इलेक्ट्रॉन कूद के बाहरी चले गए। अब बाहर कहाँ गए? तो इस रेशम के कपड़े में चले, और कुछ नहीं हुआ। बस इतना ही हुआ कि इलेक्ट्रॉनों जो थे सब ना, कूद रहे थे सब इधर उधर। जब हम रगड़ रहे थे तो ये कूद रहे थे सब, और कूद के ये इस कांच की छड़ में से इसमें चले गए। बस इतना ही हुआ। तो अब बताओ कि पहले तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या इस कांच की छड़ में बराबर था। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या कांच की छड़ में पहले बराबर था। पहले क्या था? बराबर था। अब क्या हुआ? अब कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें चले आए हैं, मतलब कि अब जो है इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कम है। क्या है? अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कम है। देखो ना, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन कूद के हमें चले आए हैं, सब आ गए हैं सब। अब इसमें से कुछ कूद के इसमें आए हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं, इसमें घट गया है। इसमें बढ़ गया है, इसमें घट गया है। अब जिसमें घटा है उसमें प्लस चार्ज। क्यों प्लस चार्ज? देखो, मान लो कि जितना अगर प्रोटॉन रहता बस, तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहता वहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन जो है कम है, प्रोटॉन जो है अधिक है, तो जवन अधिक रहेगा वही तो अपना प्रभाव दिखाएगा। जो अधिक रहेगा, मान लीजिए कि इधर से हम एगो खूब बढ़िया बरियार आदमी लगा दें अपने आप को खींचने के लिए, इधर एगो मतलब बहुत लुजुर पुजुर आदमी हो जाए, बहुत कम बल लगाने वाला आदमी, तो हमको खींच ले जाएगा, ये बरियार का खींच ले जाएगा कि नहीं? वैसे यहाँ पे है। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है कम हो गया है। इस कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से कूद के रेशम के कपड़े में चले गए, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कम हो गया है। तो इलेक्ट्रॉन का प्रभाव कम हो गया। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश। तो इलेक्ट्रॉन का प्रभाव कम हो गया है, ऋण आवेश का प्रभाव कम हो गया है। अब प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन की संख्या पहले जितना ही है, मतलब जितना पहले प्रोटॉन था अब भी उतना ही है। इलेक्ट्रॉन बस कूद के भागे हैं सब। तो इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से इसका प्रभाव भी कम हो गया। इसका मतलब अब प्रोटॉन अपना प्रभाव दिखाएगा। और प्रोटॉन का प्रभाव क्या होता है? कि प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, यानी धन आवेश होता है। तो अब ये जो कांच का छड़ है कैसा हो गया? कांच का छड़ क्या हो गया? धन आवेशित हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो चार्ज की उत्पत्ति यानी धनावेश की उत्पत्ति या आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है, ये आपको समझ में आया? जिसपे से इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, जिसमें से इलेक्ट्रॉन घट जाएगा उसमें प्रोटॉन अधिक हो जाएगा। प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की तुलना में ज़्यादा रहेगी, तो जिसका संख्या ज़्यादा प्रभाव उसी का। तो इस पे प्रोटॉन का संख्या ज़्यादा हो गया। जैसे इलेक्ट्रॉन कूद के भगा ना, प्रोटॉन का संख्या ज़्यादा, अब प्रोटॉन अपना प्रभाव दिखाने लगा। समझ में आया? तो यही है, प्रोटॉन का प्रभाव क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज दिखाना। वैसे ही तो इस पे इलेक्ट्रॉन कूद के भाग गए सब, ये पॉजिटिव चार्ज दिखाने लगा। अब अगर ये रेशम का कपड़ा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर से आए हैं। कहाँ से? तो इस कांच की छड़ में से कूद के इस रेशम के कपड़े में आए हैं सब। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई है। कहाँ से? कि पहले तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इसमें भी बराबर था, ये भी उदासीन अवस्था में था। पहले बराबर था, दोनों कुछ नहीं, मतलब अपने प्रभाव को 0 कर दे रहे थे सब। अब इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी हो गई, कहीं से आके इसमें इलेक्ट्रॉन चला गया इस कपड़े में,
रेशम के कपड़े में। तो अब क्या हुआ, इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, जिसकी अधिकता उसका प्रभाव अधिक। तो अब इस रेशम के कपड़े में कौन सा चार्ज आया, तो बाबू अधिकता किसके, इलेक्ट्रॉन आए हैं सब, इलेक्ट्रॉन क्या हुए, आए हैं सब। तो आए हैं सब मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई है, इलेक्ट्रॉन का प्रभाव रहेगा। इलेक्ट्रॉन का प्रभाव कैसा होता है, ऋण आवेश यानी निगेटिव, माइनस चार्ज। तो इस रेशम के कपड़े पे कैसा आवेश आ जाएगा, तो निगेटिव आ जाएगा। तो एक पे अभी बता रहे थे हम, एक पे पॉजिटिव आता है तो एक पे निगेटिव, एक पे जो आवेश आएगा उसका विपरीत दूसरे पे आएगा, यही हुआ है। इस पे पॉजिटिव आया था, इस पे निगेटिव आ गया, बस यही आवेश के उत्पत्ति का सिद्धांत। तो आशा है कि आपको ये आवेश के बारे में समझ में आया कि आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है। अब समझते हैं कि आवेश की उत्पत्ति करने के मतलब तरीके होते हैं, कई तरीके होते हैं। आवेश को उत्पन्न करने के कई तरीके होते हैं, कैसे आवेश को उत्पन्न किया जाता है। पहले समझ लीजिए थोड़ा सा आवेश के गुण के बारे में। आवेश के गुण के बारे में अभी हम बताए हैं। देखिए आवेश का गुण क्या होता है, आवेश का गुण बस इतना ही है। यहाँ विद्युत आवेश के मूल गुण, ये हम वैद्युत आवेश पढ़ लिए, विद्युत आवेश का मूल गुण हम समझा रहे हैं। बस इसमें इतना ही समझना है थोड़ा सा ही, कि जब समान आवेशित वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आएंगी, मतलब मान लीजिए ये प्लस चार्ज है और ये भी प्लस चार्ज वाला आ गया, तो ये दोनों एक दूसरे को ढकेलेंगे, सब प्रतिकर्षित करेंगे। तो जब समान आवेश रहेगा तो प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा बाबू, प्रतिकर्षण होगा। और जब विपरीत आवेश रहेगा तो क्या होगा, आकर्षण होगा। जब विपरीत आवेश रहेगा तो दोनों एक दूसरे को खींचेंगे। क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को खींचेंगे, बस यही होगा। और यहाँ मान लीजिए पॉजिटिव पॉजिटिव भी रहता तो भी क्या होता है, दोनों समान आवेशी है तो ये भी प्रतिकर्षण होगा। मतलब समान आवेशित वस्तुएं एक दूसरे को धक्का देंगी, प्रतिकर्षित करेंगी। जबकि विजातीय आवेश यानी कि अलग अलग आवेश, ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया, तो ये दोनों एक दूसरे को खींचने लगेंगे, चिपकने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो ये होता है आवेश का गुण। तो हम 2 टॉपिक इसमें से कवर कर चुके हैं। आवेश क्या होता है, आवेश के मूल गुण क्या होते हैं, इसके बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब चलिए आगे हम पढ़ते हैं आवेशों के गुण के बारे में। पहले समझ लेते हैं आवेश का मात्रक कहाँ से आता है, आवेश का फार्मूला कहाँ से आता है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए आवेश का पहले थोड़ा सा फार्मूला वगैरह बना लें। पहले आप पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे बाबू, देखो पहले आप पढ़े होंगे कि धारा जो होता है I बराबर Q/T, आवेश बराबर धारा बराबर यानी कि विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। ये आप क्लास 10th में पढ़े होंगे, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। ये सूत्र आप पढ़े होंगे कि धारा जो होता है आवेश और समय के अनुपात को हम धारा बोलते हैं। अब इससे हम अगर हम इसका मात्रक निकालें, आवेश का मात्रक, तो ये T जो है इधर भागे में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। तो Q देखिए यहाँ से इधर जाएगा, T को ऊपर भेजिए, भगे में है तो इस बराबर के इधर भेजिए, अगर इधर जाएगा तो इधर गुणे में हो जाएगा, गुणे T बराबर ये बच जाएगा Q। जो भगे में होता है वो गुणे में चला जाता है। तो Q बराबर क्या आ गया, Q बराबर I इंटू टी। क्या आ गया बाबू, I इंटू टी। अब इसका मात्रक क्या निकल के आता है, इसका मात्रक यहाँ से निकल के आता है I यानी धारा। धारा का मात्रक आप क्या पढ़े हैं, धारा का मात्रक पढ़े हैं एम्पियर। एम्पियर आप धारा का मात्रक पढ़े हैं। और गुणे समय, समय का मात्रक आप क्या पढ़े हैं, सेकेंड होता है, सेकेंड। अब कहेंगे मिनट भी तो हो सकता है, तो बाबू जब मात्रक निकाला जाता है तो सब कुछ SI सिस्टम में लिया जाता है, इंटरनेशनल सिस्टम में, और इंटरनेशनल सिस्टम में समय का मात्रक सेकेंड होता है। अब इसका आवेश का मात्रक यहाँ से क्या निकल के आ गया, एम्पियर सेकेंड। अब गुणा रहता है ना चिन्ह में, तो मात्रक लिखते समय बस डैश लगा दिया जाता है, तो एम्पियर सेकेंड इसका मात्रक निकल के आ गया। लेकिन एक वैज्ञानिक थे कुलाम, क्या थे, कुलाम। उन्हीं के नाम पर इस एम्पियर सेकेंड को पूरे को कह दिया जाता है कूलाम। क्या कह दिया जाता है बाबू, कूलाम कह दिया जाता है। तो इस एम्पियर सेकेंड को हम सम्मिलित रूप से क्या कहेंगे, कूलाम। जहाँ कूलाम लिखा होगा वहाँ उसका मतलब एम्पियर सेकेंड, जहाँ एम्पियर सेकेंड लिखा होगा वहाँ पे मान लीजिएगा कूलाम। ठीक, तो ये आवेश का मात्रक कूलाम होता है, इसको C से दर्शाया जाता है। कूलाम जो है SI पद्धति में आवेश का मात्रक होता है, और ये क्या हो गया, MKS पद्धति में या SI पद्धति में हो गया। ठीक, तो इसका मात्रक बन गया। अगर
हमको आवेश निकालना हो, किसी वस्तु पे कितना आवेश आया है उसको मापना हो, तो कैसे निकालेंगे? तो बाबू देखो क्या करेंगे, पहले आवेश हमको निकालना हो तो हम यहाँ से समझते हैं। इस पे से जितना इलेक्ट्रॉन कम होगा, जितना, मान लीजिए पहले ये कांच का छड़ था, इस कांच के छड़ से जितना इलेक्ट्रॉन कम होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन की संख्या अधिक होती जाएगी। पहले दोनों बराबर थे, अब मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन कम होता गया, जितना कम होगा उतना ही प्रोटॉन अकेले होते जाएंगे। पहले देखो, पहले 10 प्रोटॉन था, 10 इलेक्ट्रॉन था, तो एक गो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जोड़ा में रह रहे थे सब, एक गो जोड़ा में रह रहे थे सब, ठीक था ना? पहले सब जोड़े में रह रहे थे सब, 10 के 10। अब सिंगल गो होते जाएंगे। अगर हम सब क्या कर रहे थे, जोड़े में रह रहे थे सब, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन साथ साथ रह रहे थे सब, एक का जोड़ा बना करके। अब जब हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालते गए तो प्रोटॉन जो है, सिंगल प्रोटॉन कितना बचते गए, सिंगल प्रोटॉन जितना अधिक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे उतना अधिक सिंगल प्रोटॉन बचेंगे, और जितना अधिक प्रोटॉन होगा उतना अधिक आवेश भी तो होगा, उतना अधिक उसका प्रभाव भी तो होगा। तो यहाँ पे पहले दोनों जोड़ा में थे सब, दोनों एक दूसरे को प्रभाव को कैंसिल करके जीरो, दोनों एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल करके जीरो कर दे रहे थे सब। अब जब इलेक्ट्रॉनों को निकाल लिए तो सब एक प्रोटॉन सिंगल हो गए सब, अभी घुसिया गए सब, अभी प्रोटॉन सिंगल हो गए, अपना प्रभाव दिखाने लगे सब, एकदम सिंगल हो गए सब, अकेला हो गया सब, अभी अपना प्रभाव दिखाने लगे। जब प्रभाव दिखाएंगे सब तो इनका प्रभाव क्या है, पॉजिटिव चार्ज दिखाना, जितना ज़्यादा रहेंगे सब उतना ज़्यादा इन सब का प्रभाव रहेगा। तो इसका मतलब कि जितना संख्या उतना प्रभाव। तो यहाँ संख्या को हम दर्शा देते हैं n से, मान लीजिए 4 है, 4 रहता प्रोटॉन, तो यहाँ पे n के जगह पे 4 और गुणे इनका प्रभाव कितना होता है, एक प्रोटॉन का प्रभाव मतलब आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 प्लस में कूलाम रहता है, इतना रहता है ना एक प्रोटॉन पर आवेश। अब ये इतना आवेश एक प्रोटॉन का होता है, लेकिन अब कितने सिंगल हैं, तो 3 ठे हैं, यहाँ पे 3 लिख दीजिए, 3 ठे सिंगल प्रोटॉन बचे हैं। अब यहाँ पे 3 ठे सिंगल प्रोटॉन बचे हैं, तो 3 गुणे एक प्रोटॉन का प्रभाव ना लिखेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, तब ना हमको तीनों का एक प्रभाव मिलेगा। समझ में आया? देखिए अभी आपको नहीं समझ में आया, समझाते हैं। देखिए अगर यहाँ पे क्या हो रहा था, समझिए यहाँ पे क्या हो रहा था, पहले किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर थी, सभी एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल करते जा रहे थे, एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल कर रहे थे, सभी जोड़े में रह रहे थे सब, ठीक। हम क्या किए, अब सबका इलेक्ट्रॉन निकालते गए, इसका निकाल दिए इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, यहाँ से निकाल दिए, यहाँ से निकाल दिए। अब सगरू प्रोटॉन जो है अकेले हो गए सब, तन्हा हो गए सब, समझ रहे हैं? तो जब भाई अकेले हो गए सब तो ये सब घुसिया गए सब, अब अपना प्रभाव दिखाने लगे। इनका प्रभाव क्या है, तो इनका प्रभाव, प्रोटॉन का प्रभाव होता है पॉजिटिव चार्ज दिखाना। कितना पॉजिटिव चार्ज दिखाना, तो +1.6 × 10⁻⁻19। तो एक प्रोटॉन का मैक्सिमम क्षमता इतना है कि हम इतना आवेश दिखा सकते हैं अगर अकेले रहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन के साथ आ गया तो नहीं दिखाएगा, लेकिन अकेले रहेगा तो क्या होगा, दिखाएगा प्रभाव। अब अकेले हो गया, अब ऐसे कितने प्रोटॉन अकेले हैं, तो 4 गो प्रोटॉन अकेले हैं। तो बाबू अगर सबका प्रभाव हमको जोड़ना है कि सबका कितना आवेश है, तब क्या करेंगे, तो सबका एक का आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19, फिर प्लस करेंगे 1.6 × 10⁻⁻19, फिर प्लस करेंगे 1.6 × 10⁻⁻19, फिर प्लस करेंगे 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक, कैसे, तो ये एक प्रोटॉन का प्रभाव दूसरे प्रोटॉन का आवेश, मतलब आवेश प्रभाव आवेश ही दोनों है। तो देखिए एक प्रोटॉन का आवेश, दूसरे प्रोटॉन का आवेश, तीसरे प्रोटॉन का आवेश, चौथे प्रोटॉन का आवेश, तो चारों को जब मिला के, चारों के आवेश को जब मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, तब बन जाएगा सभी का आवेश कितना होगा वहीं पे। तो अब क्या किए, अब देखो कितनी बार है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 लिख दिए, 4 गुणे 1.6 × 10⁻⁻19, यही हुआ ना। तो अगर आपको गुणा भाग करने आता है तो ये यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो ये किस रूप में आया, ये क्या है, 4 जो है क्या है, 4 प्रोटॉन की संख्या है,
और ये जो क्या है, ये 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ ये प्रोटॉन पर आवेश है। तो क्या हम इसको ऐसे फार्मूले में लिख सकते हैं, Q बराबर n का मतलब कि प्रोटॉन की संख्या, और ये P यानी प्रोटॉन पर आवेश। और चूंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर प्रोटॉन पर आवेश, तो इस प्रोटॉन की जगह पे हम इलेक्ट्रॉन भी तो लिख सकते हैं, Q बराबर n भी लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉनों अकेले होगा तो वो किसी आ जाता है, वो अपना प्रभाव अपना आवेश दिखाने लगता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन जो है अधिक हुआ है तो वो प्रोटॉन को खोजेगा, लेकिन प्रोटॉन तो है ये नहीं है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन अकेला होगा तो ये भी अपना प्रभाव दिखाएगा, अपना आवेश दिखाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के लिए भी सेम वैसे ही होगा। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश और गुणे n वही होगा ना। तो यहाँ से हम प्लस माइनस n ही ला देते हैं। कैसे प्लस माइनस n ही? देखिए, अगर प्रोटॉन का आवेश हमको निकालना है, प्रोटॉन के कारण आवेश आया है, यानी इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ से निकल के बाहर चला गया है, किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चला गया है, तो किसके कारण आवेश आएगा? प्रोटॉन के कारण। तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे। काहे? कैसे कि प्रोटॉन के कारण आवेश आ रहा है। क्यों कारण? क्योंकि इलेक्ट्रॉन भाग गया है, छोड़ के प्रोटॉन को भाग गया है। जब प्रोटॉन को छोड़ के भागा, इसका मतलब किसके कारण आवेश आएगा? प्रोटॉन के कारण आवेश आएगा। कौन भगा है? इलेक्ट्रॉन भगा है। तो Ne। अब E कहाँ लिखना है? तो देखो, प्रोटॉन पे आवेश और इलेक्ट्रॉन पे आवेश बराबर होता है। आप चाहें तो यहाँ P लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो फार्मूला बनाया जाता है जनरली E में बनाया जाता है, ठीक। तो इसलिए हम बता रहे हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे ये प्रोटॉन के लिए फार्मूला बन गया, और वहीं अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए फार्मूला बनाए तो क्या बनेगा? तो इलेक्ट्रॉन के लिए फार्मूला बनेगा n, मतलब कि जितना इलेक्ट्रॉन अकेले रहेंगे वो भी घुस आएंगे सब, अपना आवेश वो भी दिखाएंगे सब। तो यहाँ पे n और e हो गया। तो n और e यानी कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो ये हो गया। अब यहाँ माइनस आगे चिन्ह रहेगा, यहाँ पे माइनस है इसलिए, ठीक। तो ये इसके लिए फार्मूला हो गया Q बराबर -n। और इसके लिए क्या हो गया? Q बराबर प्लस NP या Q बराबर प्लस NE। E का है, P का है। देखो, अगर हम चिन्ह को नहीं ध्यान दें तो P बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ यही ना होता है। इलेक्ट्रॉन में माइनस होता है, प्रोटॉन में प्लस होता है। तो प्लस माइनस दोनों एक साथ लिखा जा सकता है। वैसे यहाँ पे प्लस माइनस से एक साथ लिख दीजिए, हो गया Q बराबर प्लस माइनस NE। तो आशा है कि फार्मूला आपको समझ में आया होगा, कैसे आवेश निकाला जाता है, किसी वस्तु पर आवेश कैसे निकाला जाता है। आज इन्हीं दोनों टॉपिक को हम कवर करेंगे, बस, ज़्यादा नहीं तो ओवर हो जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा। चलिए इसका नोट कर लीजिए, Q बराबर प्लस माइनस NE कैसे आया है। अब हम थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम आपका क्लास एंड करेंगे। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, पहला आपका क्वेश्चन दिया है कि कोई वस्तु है, इस वस्तु से कितना इलेक्ट्रॉन निकल के भाग गए हैं। इलेक्ट्रॉन ही भागने का दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल के भाग गया है। कितना इलेक्ट्रॉन निकल के भाग गया है? तो दे रहा है कि 10 इलेक्ट्रॉन निकल के भाग गया है, 10 इलेक्ट्रॉन निकल के भाग गया है, ठीक। तो इस पे आवेश निकालिए, आवेश क्या है और किस प्रकृति का है, प्रकृति भी बताइए। प्रकृति यानी कि ऋण आवेशित है कि धन आवेशित है, ये बताना है। तो बाबू देखो, पहले प्रकृति बता लेते हैं। इस क्वेश्चन में पहले हम ये बता देते हैं। क्या पूछा है कि कोई वस्तु है, उससे 10 इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर भाग गए हैं, सब 10 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। तो इस पे किस प्रकृति का आवेश होगा? प्लस चार्ज होगा कि माइनस चार्ज होगा? देखो, जब इलेक्ट्रॉन जो है छोड़ के भागेगा प्रोटॉन को, तो इसमें तो बस प्रोटॉन बचा है। तो प्रोटॉन बचा इसमें, तो प्रोटॉन ही तो अपना चार्ज दिखाएगा, अपना प्रभाव दिखाएगा। तो इस पे किस प्रकृति का आवेश होगा? चूंकि इलेक्ट्रॉन छोड़ के भागा है, प्रोटॉन जो है क्या करेगा? अपना आवेश दिखाएगा। जब अपना आवेश दिखाएगा तो प्रोटॉन पे हमेशा कैसा आवेश होता है? पॉजिटिव। कैसा प्रभाव दिखाएगा? पॉजिटिव, ठीक। तो ये पॉजिटिव है। ये वस्तु जो है कैसा है? धनावेशित है, धनावेशित है, ठीक। क्वेश्चन आप पूरा लिखिएगा, ऐसे मत लिखिएगा। किसी वस्तु से 10 इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाते हैं तो उस वस्तु पे कितना आवेश है और आवेश की प्रकृति भी बताइए। ये आपका प्रश्न है, ठीक।
तो यहाँ पे हमको आवेश कितना कैसा निकल के आ गया, पॉजिटिव। कैसे कि इलेक्ट्रॉन निकला है, इलेक्ट्रॉन निकला यानी प्रोटॉन की अधिकता हुई है, प्रोटॉन की अधिकता हुई है यानी प्रोटॉन अपना प्रभाव दिखाएगा। प्रोटॉन का प्रभाव कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज ही दिखाएगा। खत्म। अब इस पे आवेश कितना है, तो आवेश निकालने का फार्मूला हम बताए थे प्लस माइनस Na, Q बराबर प्लस माइनस Na, अभी फार्मूला बताए हैं। तो ये Q यानी आवेश कितना होगा, तो बाबू किसके कारण आवेश आया है, प्लस यानी कि प्रोटॉन के कारण आवेश आया है। कितने प्रोटॉन के कारण, देखो अब यहाँ पे n का मान लिखो, n का मान कितना है 10। प्रोटॉन कितने प्रोटॉन के कारण या कितने इलेक्ट्रॉन के कारण, कितना इलेक्ट्रॉन निकल के भगा है 10, तो 10 से प्रोटॉन तो इसमें अधिक होंगे। कैसे कि पहले तो सब बराबर थे, सब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब बराबर थे सब इस पदार्थ में। अब 10 गो इलेक्ट्रॉन 10 गो प्रोटॉन को छोड़ के भग गया, तो इसमें सिंगल प्रोटॉन कितना बचा 10। जितना इलेक्ट्रॉन छोड़ के भगेगा उतना ही बचेगा, जितना छोड़ के भगेगा उतना ही बचेगा, यही हुआ। तो यहाँ पे n बराबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हुआ 10, उसके बाद प्लस लगा देंगे और n ही होता है Na। ठीक, ये जो प्रोटॉन पर आवेश होता है, ये प्रोटॉन पर आवेश बराबर इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। अगर चिन्ह को नहीं ध्यान दिया जाए तो, प्लस माइनस नहीं ध्यान दिया जाए तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ये होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर दोनों पर आवेश। फिर लिखेंगे Q बराबर प्लस n, कितना हमको मिल गया 10, मतलब कि कितने प्रोटॉन की अधिकता है, कितना प्रोटॉन सिंगल है, तो 10 गो प्रोटॉन, कैसे कि 10 इलेक्ट्रॉन छोड़ के भग गए हैं सर। उसके बाद यहाँ पे P यानी E या P कुछ भी लिख सकते हैं, तो E या P इसका मान क्या होता है, यानी कि एक प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब Q बराबर कितना निकल के आ गया, 10 से गुणा कर दीजिए, 16 × 10⁻⁻19, किस में, प्लस में रहेगा, सब प्लस में रहेगा, प्लस कूलाम। अब इसको लिखने का तरीका होता है कि फिजिक्स में एक लिखने का तरीका आता है। क्या तरीका आता है कि बाबू देखो, इसको पावर के फॉर्म में 10 के पावर के फॉर्म में लिखा जाता है। कोई भी जो क्वेश्चन का आंसर आता है उसको 10 के पावर के फॉर्म में लिखा जाता है। तो 10 का पावर -19 है, ठीक है, पावर का फॉर्म ठीक है। जो गुणे में जो संख्या होती है उस संख्या में पॉइंट के पहले केवल एक अंक होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है, इसमें आ गया है 16। अब पॉइंट के पहले एक अंक 16.00 लिख सकते हैं ना, तो पॉइंट के पहले देखा जाए तो 2 अंक है कि नहीं। अब इसको एक अंक बनाना है पॉइंट के पहले, तो पॉइंट के पहले एक अंक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 16 में 10 से भाग देंगे। लेकिन 10 से भाग देंगे तो मानवा बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा। हम क्या करते हैं, 10 से गुणा भी कर देते हैं, 10 से 10 कट जाएगा लेकिन हम काटेंगे नहीं। अब क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं, इस 16 की जगह पे हम लिख सकते हैं 1.6। अब यहाँ पे 10 से अगर भाग देंगे तो 1.6 और गुणे 10 ये आ गया। तो 16 की जगह पे लिखा जा सकता है 1.6 × 10। ठीक, यहाँ पे हम चाहते तो यहीं से 10 का पावर 1 है, 10 का पावर -19 काट कूट के बराबर कर देते, लेकिन यहाँ पे ये समझाना था इसीलिए हम थोड़ा नहीं काटे। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 1.6 × 10 किसके जगह पे, 16 की जगह पे, तो 1.6 × 10, 10 का पावर कुछ नहीं है 1 है, गुणे 10⁻, पहले से क्या था -19 था। ठीक, अब ये +1 और -19, अब जब बेस बराबर होता है तो पावर जुड़ जाता है, तो ये 19 और +1 जुड़ेगा तो क्या होगा, एगो इसमें से घट जाएगा, तो घटेगा तो क्या होगा 1.6 × 10⁻18। समझ में आया, जुड़ेगा। देखो ना, अगर जुड़ता पावर तो +1 और +-19 ऐसे जोड़ते तो क्या होता, 1 - 19 क्या बचता, -18, यही ना होता। तो यहाँ पे भी वही हम किए हैं, ये कूलाम में आ गया। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो देखिए यहाँ पे क्या रखे थे, 10 मान रखे थे, 10 का पावर कुछ नहीं 1 है, 10 का पावर 1 है, प्लस में ये प्लस में 1 जुड़ेगा, जब बेस समान होता है पावर जुड़ जाता है, तो यहाँ पे 10 का पावर 18 हो जाएगा। तो ऐसा है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके इस फिजिक्स के सिलेबस में। एक और क्वेश्चन कर लीजिए अपने मन से, थोड़ा सा एक बार करने के लिए ट्राई कीजिए। दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, थोड़ा सा इसको देखिए। कह रहा है कि किसी पदार्थ में बाहर से कितने इलेक्ट्रॉन की एंट्री हुई है, बाहर से 7 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, 7 इलेक्ट्रॉन बाहर से किसी पदार्थ में आ गए हैं, कूद के आ गए हैं।
तो इसमें आवेश कितना आया है, किस प्रकृति का आवेश आया है, प्रकृति का आवेश, किस प्रकृति का आवेश आया है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। किसी पदार्थ में अगर बाहर से 7 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं तो इस पदार्थ पर कितना आवेश है तथा किस प्रकृति का आवेश है, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए पहले लिखिए क्या दिया हुआ है। तो बाबू देखो कितना नंबर अधिक है या कम है इलेक्ट्रॉन का, कितना नंबर अधिक है या कम है इलेक्ट्रॉन का। 7 गो इलेक्ट्रॉन आया है, मतलब कि 7 गो अधिक हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। क्या होगा, नंबर कितना अधिक है इलेक्ट्रॉन का या कितना कमी है, तो 7 इलेक्ट्रॉन आए हैं यानी अधिक हुआ है, अधिक हुआ है इस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन अधिक हुआ है। कितना अधिक हुआ है, तो नंबर, कितना नंबर अधिक हुआ है, तो 7 गो इलेक्ट्रॉन आए। ठीक है, हमको पता है कि ई का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 ये होता है, ये पहले से मालूम होता है। तो ये हमको दो चीज़ें हमको मिल गई। क्यू बराबर क्या होता है बाबू, +-Na। इस फार्मूले से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अभी पहले इसकी प्रकृति बताते हैं कि इसकी प्रकृति क्या है, इसका नेचर कैसा है, किस नेचर का है ये देखा जाए तो देखिए इस वस्तु पे इलेक्ट्रॉन 7 गो आया है। क्या था, 7 गो इलेक्ट्रॉन आया है। पहले ये वस्तु कैसा था समझते हैं थोड़ा, ये पहले वस्तु जो था कैसा था। तो पहले वस्तु पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या थी, बराबर थी। मतलब जितना प्रोटॉन था उतना इलेक्ट्रॉन था, एक गो प्रोटॉन एक गो इलेक्ट्रॉन के साथ रह रहे थे सब। ठीक है, सब जीरो बना रहे थे सब ऐसे कर करके। जितना मान लीजिए कि 10 गो था, 10 गो प्रोटॉन था तो 10 गो इलेक्ट्रॉन, 10 एक इलेक्ट्रॉन के साथ दोनों प्रोटॉन रह रहे थे सब। ठीक, अब जब 7 गो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया तो प्रोटॉन तो अभी भी उतना ही है, 10 गो है, लेकिन इलेक्ट्रॉन 7 गो एक्स्ट्रा आ गया। मतलब 7 गो इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया सब, 7 गो इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया सब, अकेलू राम हो गया सब, ये सिंगल हो गया सब, 7 गो इलेक्ट्रॉन सिंगल हो गया। तो जो सिंगल रहता है अपना प्रभाव दिखाता है। यही किया, इलेक्ट्रॉन जो है अपना प्रभाव दिखाएगा। इलेक्ट्रॉन अधिक हुआ है, आया है इस पदार्थ पे, क्या हुआ, आया है। क्या हुआ, आया है तो अधिक हुआ है। जो अधिक होगा अपना प्रभाव दिखाएगा। इलेक्ट्रॉन का प्रभाव कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, यानी कि माइनस चार्ज इस पे होता है। तो ये अपना प्रभाव कैसा दिखाएगा, निगेटिव। यानी कि इस वस्तु पे कैसा आवेश आ गया, ऋणात्मक आवेश आ गया। ठीक, निगेटिव चार्ज आ गया। कहाँ से कि इलेक्ट्रॉन आया है, इलेक्ट्रॉन की इस पे अधिकता हुई है। बाहर जाता है तो कम ही होती, कम होता तो उसका प्रभाव कम होता, नहीं होता प्रभाव, प्रोटॉन का प्रभाव था। लेकिन इलेक्ट्रॉन आ गया है, कूद के कहीं से आ गया है, जिसकी संख्या ज़्यादा उसका प्रभाव। तो यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो गई। इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हुई मतलब इलेक्ट्रॉन ये अपना प्रभाव दिखाएगा। इलेक्ट्रॉन का प्रभाव कैसा होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो इस आवेश पे निगेटिव चार्ज आ गया। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमको क्या क्या दिया हुआ है, तो बाबू इस पे निगेटिव चार्ज आया हुआ है। इस क्वेश्चन में पहले यहाँ पे निगेटिव लगा दो, पहले ही निगेटिव लगा दो। क्यों, क्योंकि निगेटिव चार्ज आया है। प्रकृति कैसा है, निगेटिव है। हमको पहले चेक करना पड़ता है क्वेश्चन में क्या निगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो जो निगेटिव रहेगा तो निगेटिव पहले ही लगा देंगे। एन कितना है, तो एन के जगह पे एन का मान रखो 7 है, गुणे ई का मान कितना होता है हमको पहले से पता होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब इसको बस हल कर दीजिए, कितना आएगा, 7 × 6 = 42 कर दूँ और 7 × 1 = 7, -7.2 × 10⁻⁻19 कूलम। ये आ गया आपका इस वस्तु पे आवेश, इतना आवेश आएगा। ये आपका आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत छोटा है, चाहे तो आप एक लाइन में कर सकते हैं इसको। तो आशा है कि आप इन चीज़ों को समझे होंगे। चलिए एक चीज़ और समझ लेते हैं, चालक और अचालक, लेकिन इसमें थोड़ा सा और समझना है। चलिए इसको नेक्स्ट लेक्चर में ही कवर किया जाएगा, चालक और अचालक के बारे में। इसके बारे में आप जानते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमको इसमें समझाना है, इसीलिए ये टॉपिक भी लिखे हुए हैं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ये चालक क्या होता है, अचालक क्या होता है, आवेशों की योज्यता क्या होती है, आवेशों का संरक्षण क्या होता है, आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है। कल यहाँ तक कवर कर लिया जाएगा, आवेशों के क्वांटीकरण तक।
तो ऐसा है कि आप ये सब चीज़ें समझे होंगे। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप जाकर देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में नोट्स का लिंक दिया होगा, वहाँ से जा कर के आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आप जो लेक्चर हम पढ़ा रहे हैं उसी के साथ नोट्स बनाएंगे तो सबसे बेहतर होगा। आपका नोट्स अपने मन से बनेगा, डिटेल नोट्स बनेगा। आप जो जो हम बोलेंगे लिखा करेंगे आप, तो डिटेल नोट्स बनेगा और आपको थोड़ा याद भी होता जाएगा। तो आशा है कि आप ये चीज़ें समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।